हाँ, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट है, आज सेकंड पढ़ते हैं। मुगलों के वंशज जिनको बहुत कुछ मिला विरासत में, पर अपनी काबिलियत की कमी के चलते वो उस पुश्तैनी नाम को, ज़मीन को, जितनी चीज़ें मिली, बेटा बस अब सुन लो वरना तुम भी इसी रास्ते पे आ जाओगे जो बता रही हूँ। एक बहुत बड़ा नाम किसने कमाया था भाई? अंग्रेजों तक डंका बजने का मतलब इनका दबदबा था ना। महारानी ब्रिटेन ने जब परमिशन दी कि जाओ व्यापार कर लो, किन लोगों को? BEIC। तो उसके सामने उन लोगों ने पता है क्या बताया कि मैडम इंडिया में एक बहुत ताकतवर कोई बादशाह है अकबर, बिना उसकी परमिशन के व्यापार हम कर नहीं पाएंगे। तो सोचो, महारानी ब्रिटेन तक ये बात थी कि इंडिया और उसके अड़ोस पड़ोस के सारे हिस्से पर किसका दबदबा है। इन्होंने कभी ये कहा भी नहीं कि जाके वहाँ राज करो। इन्होंने कहा ठीक है परमिशन ले लो, राज तो बहुत बात की बात है, व्यापार कर सको तो कर लेना। कौन सा व्यापार कर पाए? परमिशन मांगने आए थे 1608 में, वो प्रेशर कुकर वाला कौन था? वो हॉकिंस। नहीं मिली परमिशन। बाद में 1612 में वो युद्ध नहीं लड़ा था इन लोगों ने, स्वाली। फिर जाके 15 में इनका काम स्टार्ट हुआ, और अगर ध्यान से देखें 150 साल तो ये काम ही करते रहे। काम तो कोई करे, काम में मनाही तो थी नहीं। मुगलों की इतनी बड़ी विरासत को औरंगजेब ने अपना वंशज इतना ताकतवर नहीं तैयार किया कि भाई कल को मैं मरूंगा तो मेरे बाद मेरे बेटे को ये काम धंधा आना चाहिए। जैसे एक वर्ग जब बहुत ऊंचा पहुंच जाए ना, तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी अगली पीढ़ी उसके जाने के बाद ये काम संभाल पाएगी कि नहीं पाएगी। ये कोई नौकरी तो करते नहीं थे कि भैया अपने आप कर लेगा। इनका था बहुत बड़ा कामकाज। अगर देखें तो अंबानी जैसा आज है, ये उससे ज़्यादा बड़े रहे होंगे। कारण अंबानी सारे डिसीजंस थोड़ी ना ले सकते हैं, उनको तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी चाहे इन्फ्लुएंस करना पड़े या जैसे भी करना पड़े। ये तो खुद ही तो गवर्नमेंट था, ये खुद ही न्यायपालिका था, सारी चीज़ें इसी के हाथ में, कितना दबाव इसके पास था। लेकिन इसने सबसे बड़ी गलती की, इसने अपने वंशजों को इतना काबिल नहीं बनाया कि वो इसकी प्रॉपर्टी को कम से कम उतना मेंटेन कर पाते, या उतना दबदबा अगर खुद का ना बनाते तो नाम भी खींच पाते। जैसे तैसे गिरते पड़ते इतने दबदबे वाले लोगों को भी, इनके वंशजों को 57 में इनसे पद भी छीन लिया। ये मुगलों ने स्टार्ट किया था बादशाह शब्द कि हम यूज़ करेंगे। हमने कभी इंडिया में बादशाह शब्द सुना ही नहीं था। तो जो चीज़ बाबर ने स्टार्ट की थी वो अंग्रेज़ों ने छीन ली। अंग्रेज़ होते कौन थे छीनने वाले? क्या अंग्रेज़ों की ये ज़मीन थी? ये ज़मीन थी हमारी। ये भी विदेशी थे, ऐसा नहीं कि ये भी इंडियन थे, ये भी विदेश से आए थे। लेकिन इन लोगों ने एक लंबा टाइम पीरियड इंडिया में दिया था, 1526 से 1857। इस बीच में जितने इनके मरे बादशाह, वो लगभग भारत या पड़ोस में दफना दिए गए। तो हम ये मानते हैं कि ये बाय हार्ट इंडियन ही बन गए थे। इन्होंने ये कहा भाई हमारी जितने वंश होंगे, जितनी हमारी बेटियां शादी होंगी या जितनी हमारी बहुएं, सब इंडिया के आसपास से आएंगी। इसका मतलब इंडिया को उन्होंने अपना मान लिया। BEIC को कोई फर्क नहीं पड़ता था आपके देश में क्या हो रहा है क्या नहीं। इनमें से किसी ने इच्छा नहीं जताई कि हमें मरने के बाद यहीं दफन होना है। ये सिर्फ यहाँ नौकरी करने आते थे, जितना हो सके लूट लो और फिर जाके अपने देश में ऐश करो। इन्होंने कम से कम ऐसा नहीं किया। ये अपने देश वापस थोड़ी ना गए। बाबर यहाँ आया तो यहीं का तो होके रह गया। बाबर का मकबरा इंडिया की टेरिटरी में ही तो है, इंडिया के क्षेत्रफल में ही तो है। इसका मतलब ये बेशक विदेशी थे, लेकिन इन्होंने इस ज़मीन को अपना मान लिया। ये विदेशी थे बाय हार्ट, बाय ब्लड, और ये हमेशा ही विदेशी रहे। इन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि भारत हमारा है। इंडिया और इंडियंस से तो इन्हें नफरत थी, तभी तो फिर इनके प्रति हमारे मन में एक अलग तरह का भाव था। मुगलों को हमने अपना इसलिए मान लिया क्योंकि इन्होंने जिए मरे सुख दुख सब यहीं देखे। अगर इनके मकबरे हैं तो इंडिया में हैं। इन्होंने अपने टाइम पे जो लेविश ज़िंदगी जी बड़े महलों में, आज उन्हीं महलों से हम भी पैसा कमा रहे हैं। क्योंकि जब कोई घूमने जाता है किसी, आपने देखा होगा हिस्टोरिक साइट पर, तो आपको टिकट लेना पड़ता है। विदेशियों का टिकट बहुत महंगा पड़ता है उनको। जो विदेशी आते हैं ना, आपकी एंट्री टिकट अगर कहीं पर 30 रुपये की है तो विदेशी की आप देखेंगे 1000 रुपये लेते हैं उनसे। तो जितने ये बने हुए पुराने महल हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं, इन सब से हम कमाई तो कर रहे हैं। आज भारत की सरकार इनसे कमाई कर रही है। तो ठीक है, गलत था कि विदेशी आए, लेकिन विदेशियों ने इस देश को अपना मान लिया। तो फिर भी हम मानते हैं कि मुगलों ने भारत पे राज किया, कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत थी जिन लोगों ने कभी भारत को अपना माना ही नहीं। उनमें सबसे बड़ा नाम किसका था? BEIC का। पर BEIC आ क्यों पाई? कहीं ना कहीं इनकी कमजोरी आज इनके राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने शब्द का मतलब ही बदल दिया। वो कहने
कहने को तो बादशाह हैं, लेकिन उनको लोग हंसते थे पीछे से, किसी को कहते थे लंपट मूर्ख है, ये रक्त पिपासु है, या ये पागल बादशाह, इस तरह के नाम थे इन लोगों के। तो देखो सेकंड टॉपिक आज पढ़ना शुरू करते हैं। हिस्ट्री में ऐसे लोग जो कुछ कर ही नहीं पाए, बस माँ बाप के नाम का खाया कुछ दिन बैठ के, ऐसे लोगों की कहानी है सेकंड चैप्टर। देखो जरा क्या हेडिंग है सेकंड चैप्टर की, उत्तर मुगल काल, पोस्ट मुगल पीरियड। इनमें से कोई इतना लायक नहीं था, जैसे अकबर का एक काल था, औरंगजेब का एक काल था, इनका कोई काल नहीं था। इनका नाम है उत्तर मुगल, यानी मुगलों के बाद वाले, मुगलों के ही वंशज लेकिन बाद वाले। पहला देखो पॉइंट, मुगल साम्राज्य का पतन। 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु, ये टिक कर लो, 1707 में औरंगजेब मर गया। और इसका जन्म कब का है, 1617 का, वो मेंशन कर लो यहाँ। बर्थ 1617, यानी 90 साल जी गया ये। बर्थ 1617, 1617, तो 1707 में कितने का हो गया, 90 साल का ना। पढ़ो आगे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात का समय उत्तर मुगल काल। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल 21 प्रांत थे, मतलब 21 स्टेट मान लो। जैसे आज कितनी स्टेट है तुम्हारे पास, 28, लेकिन तुमने ना साइज अगर बात करूं स्टेट का, तो हमारे टाइम में बहुत छोटा है बेटा। इस टाइम पे प्रांत बहुत बड़े थे। कैसे पता लगा हमें, क्योंकि उस टाइम का पूरा इंडिया इनका, उस टाइम का पूरा पाकिस्तान इनका, अफगानिस्तान का आधा हिस्सा इनका, नेपाल पे इनका कब्जा, बांग्लादेश पे इनका कब्जा, श्रीलंका तक इनका दबदबा। इसका मतलब उस टाइम के प्रांत गिनती में तो कम थे, लेकिन एरिया की अगर बात करें, क्षेत्रफल की, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर औरंगजेब ने राज किया। और ये कारण बताते हैं कि भाई इतनी प्रॉपर्टी बढ़ा ली कि इसके बेटे उसको संभाल ही नहीं पाए। प्रॉपर्टी आप बढ़ा लें अच्छी बात है, लेकिन उसका फिर कंट्रोल भी आपके पास होना चाहिए, वरना प्रॉपर्टी वेस्ट है। तो ये टिक कर लो, 21 प्रांत, 21 स्टेट्स थे, जिनमें मुअज्जम काबुल का, मुअज्जम इसका बेखबर, जिसको कुछ खोज खबर नहीं है, ये काबुल का, आजम इसका बेटा गुजरात, और काम बख्श इसका बेटा बीजापुर का। ऐसे डिटेल नहीं पूछेंगे क्योंकि इतने लायक ये थे ही नहीं, पर इसने अपने बेटों को छुटपुट छुटपुट एरिया दिए, मेन एरिया नहीं दिए। आगे पढ़ना। जाजो में जून 1707 में लड़े गए युद्ध में मुअज्जम, मुअज्जम मतलब बड़ा बेटा इसका, की सेनाओं ने आजम को परास्त कर दिया, अपने भाई को मुगल सिंहासन पर अधिकार करने का मार्ग प्रशस्त कर लिया। उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने मुअज्जम का साथ दिया, ये टिक कर लो। उत्तराधिकार मतलब कौन अब अगला राजा बनेगा, बादशाह। इसमें गुरु गोविंद सिंह जी, कौन है गुरु गोविंद सिंह जी, सिखों के 10वें गुरु। सिखों की कहानी इनसे ऐसे जोड़ लेना, जो पहला मुगल आया था ना, बाबर, भाजसा है ना इनका ट्रिक, भाजसा, कौन था ये, बाबर। जब ये लड़ने आया ना बेटा 1526 में, कौन सी लड़ाई थी ये, पानीपत की पहली लड़ाई, तब सिखों के पहले गुरु थे साक्षी उस लड़ाई के। देखो कितनी अजीब है, एक तरफ सिखों के गुरु चल रहे हैं, एक तरफ इनका खानदान चल रहा है, लेकिन इनके खानदान में सिर्फ 6 लोग हैं जो आए हैं, और सिखों के उतने में कितने गुरु आ गए, 10वें, क्योंकि इनको, इनके जो आखिरी बड़ा आदमी था औरंगजेब, इसके टाइम में 10वें गुरु थे। तो पहले जब इनका वंशज पहला आया तो पहले गुरु थे। पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक देव जी। वो पैदा हुए थे बेटा 1469 में। कैसे याद रखोगे, गांधी से 400 साल बड़े थे। गांधी का बर्थ ईयर क्या है, 1869, तो गांधी से 400 साल पहले सिख संप्रदाय की स्थापना करने वाले सिखों के पहले गुरु जन्मे 1469 में। तो 1526 में ये इस उम्र के थे, जिंदा बैठे थे, इन्होंने लाइव देखा था पानीपत का पहला युद्ध। तो पानीपत के पहले युद्ध से मुगलों की एंट्री सिखों के पहले गुरु ने देखी, और इनका सबसे लास्ट का काबिल लड़का जो औरंगजेब था, उसके साथ युद्ध देखा 10वें गुरु ने। तो पहले और 10वें इनके भी आखिरी और उनके भी आखिरी। उसके बाद फिर गुरुओं के बाद 11वां कोई गुरु नहीं है, किताब ही गुरु है ना, गुरु ग्रंथ साहिब, तो उनका भी कोई काबिल लड़का नहीं है। उनके लड़कों को भी उत्तर मुगल काल में पढ़ते हैं। तो ये टिक कर लो, यहाँ इंपॉर्टेंट ये पॉइंट ऊपर लिख लो, लिखो पानीपत का प्रथम युद्ध, ऊपर बहुत जगह खाली है वहां लिख लो। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में पहले सिख गुरु ने देखा था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में सिखों के पहले गुरु ने देखा था। ब्रैकेट में लिख लेना क्या नाम था पहले गुरु का, गुरु नानक देव जी। उनका बर्थ भी लिख लेना 1469, वो गांधी से 400 साल बड़े हैं। तो पानीपत की पहली लड़ाई सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने देखी। बर्थ 1469, और लड़ाई कब की है, 1526 की। ठीक है, 2 चीजें रिलेट करनी आ गई। सिखों के पहले गुरु कौन सी लड़ाई में लाइव देख रहे थे, पानीपत, और सिखों के अंतिम गुरु कौन सी लड़ाई देख रहे थे,
जब औरंगजेब था, मतलब औरंगजेब के जब लड़के लड़ रहे थे उस टाइम ये थे। तो अब यहाँ पे 2 पॉइंट हमें सिख संप्रदाय से जोड़ के याद करने हैं। उनके 10 हैं, इनके 6, इसका मतलब इनका राज लंबा टिका था। चलो आगे पढ़ेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने मुअज्जम का साथ दिया। 1760 टिक करो। मुअज्जम जिसने अपना नाम रखा बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली के तख्त पर बैठा, यही है शाह ए बेखबर, जिसको कोई खोज खबर नहीं पिताजी के बारे में। अब टिक करो अगला पॉइंट। अब इनके खानदान के लड़कों के नाम स्टार्ट हुए। पहला बहादुर शाह प्रथम, ये जैसा प्रधानमंत्री 5 साल के लिए आता है, ये 5 साल के लिए आया, जबकि इसके पिताजी कितनी उम्र के होके मरे हैं? 90। और कब से राज कर रहे हैं इसके पिताजी? 16। कब मरे हैं? 1707 में ना। राज करे बेटा 1658 से। तुम खुद सोचो कितना राज कर गया ये आदमी। 58 का मतलब वहाँ कितने साल हो गए? 42 साल और 7, ये लगभग 50 साल राज कर गए इसके पिताजी। और ये कितने साल? 5 साल। तो कहाँ पिताजी का दबदबा, कहाँ ये 5 साल का? ये टिक कर लो अब। 1707 से 12, इसी का नाम मुअज्जम है। सम्राट बहादुर शाह ने, इसके नाम क्या है? सम्राट बस लिखने का है। मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। अब इस लाइन को थोड़ा सा समझो पहले। जो ये औरंगजेब था ना, इसने किसी के साथ दोस्ती नहीं निभाई, इसने सबको दबा के, डरा के, धमका के अपने कंट्रोल में रखा। जैसे जब ये पैदा हुआ था 1617 में, इसके 10 साल बाद पैदा हुआ था मराठों का एक बहुत ताकतवर लीडर, जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति की उपाधि धारण की थी उन्होंने। यहाँ पैदा हुआ है औरंगजेब। 10 साल कोई छोटे बड़े का डिफरेंस नहीं होता। जैसे एक 30 का एक 40 का, दोनों राजा थे अपने अपने एरिया के, लेकिन इसके पीछे बहुत ताकतवर बैक थी। अगर इनकी बात करूं तो इनके पिताजी तो थोड़े से डरपोक थे। इनकी माताजी बड़ी स्ट्रांग थी, लेकिन इनके पिताजी की प्रॉपर्टी का एक छोटा सा किला इनकी माँ को और इस बेटे को दिया जब ये 11-12 साल के थे इनके पिताजी ने। तो इनकी शुरुआत हुई है 0 से। इन्होंने तो अपना सारा कुछ खुद कमाया, यानी इनको बैक में कोई स्ट्रांग ऐसे नहीं मिला कि बड़ा नाम और शहंशाह वाली उपाधि। सब कुछ अपनी काबिलियत के दम पे इकट्ठा किया, लड़के लोगों को अपने अंडर लिया, प्रजा का केयर की, तब जाके बड़े बने। इनको सब कुछ बना बनाया मिला, क्योंकि इनके टाइम से पहले तो अकबर रह चुका था ना, जिसने पूरे दुनिया में एक बड़ा डंका बजा रखा था। तो दोनों में डिफरेंस रहेगा, लेकिन कमज़ोर ये भी नहीं थे। एक बार ये इनके दरबार में गए थे तो औरंगजेब के साथ इनकी तू मैं हो गई थी। उन्होंने पकड़ के इनको आगरा के किले में नज़रबंद करवा दिया था। फिर वहाँ से भाग गए थे शिवाजी। तो शिवाजी के साथ एक थोड़ा सा 36 का आंकड़ा था इस ताकतवर आदमी का। दोनों की आपस में निभती नहीं थी। शिवाजी ने अपने छोटी सी टेरिटरी में भी एक दबदबा बना रखा था, और उसका डर कहीं ना कहीं औरंगजेब के मन में था कि भाई इस एरिया में ये हिंदू स्वराज की बात करता है, ये हिंदू लड़का, क्योंकि वो तो हिंदू कल्चर को आगे बढ़ाते थे। अब औरंगजेब ने इनकी डेथ हो गई, ये एक्सपायर हो गए 1680 में। जल्दी चलेगा, ये छोटी एज में ही 52-53 साल में इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन ये तो जी रहा था, ये तो बहुत आगे तक भी जिया, इसके बाद भी ये 27 साल जिया, जबकि 10 साल बड़ा भी था। जब इनकी डेथ हो गई तो इनका बेटा था संभाजी। संभाजी के साथ भी इनका 36 का आंकड़ा था। संभाजी ने कुछ इस तरह के गलत बयान इनके सामने दिए कि जिससे इनके मन में थोड़ा नेगेटिविटी भरी हुई थी। बाद में संभाजी का बहुत क्रूर तरीके से इनकी हत्या कर दी गई, और जो इनके वंशज से, जो संभाजी का बेटा था जिसका नाम था शाहूजी महाराज, बच्चा था उस टाइम पे वो, इस बेटे को इसने अपने दरबार में बुलवा लिया, मतलब उठवा के जबरदस्ती, और कहा इसको यहीं रखो, यहीं पाल पोस के इसको, और हम इसकी अपब्रिंगिंग करेंगे। क्या पता इसके दिमाग में क्या था, इसको क्या सिखाता, गलत चीज़ें सिखाता, इसको इसके पिता से ही लड़वाता। छोटा सा उठा लाया था 7-8 साल का। बाद में ये मर गया। जैसे ये तो मरा 1680 में, ये संभाजी मरे 1689 में। शाहू जी उस टाइम छोटे बच्चे थे, इसके बाद उठा के लाए। इसके कुछ समय बाद ही ये मर गया। 1707 में औरंगजेब मर गया। तो जब औरंगजेब मरा तब शाहू जी, जो बच्चा जिसको उठा के लाए थे, ये जवान हो गया था। तो शाहू जी अब एक जवान लड़का है। इसके जो वंशज हैं औरंगजेब के, वो हैं कमज़ोर। उन्होंने सोचा क्यों इस बला को अपने सिर में डाल के रखना, कल को ये हमें ही ना मार दे। वो तो वैसे भी नालायक था, शाह ए बेखबर, मुअज्जम या बहादुर शाह।
तो उसने इसको कहा कि भाई मैं तुमसे कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं रखना चाहता, मेरे पिताजी की जो भी नीति रही हो मैं तुमसे दोस्ती रखूंगा और मैं तुम्हें रिहा करता हूँ। फिर शाहू जी कितने लंबे समय बाद 1689 में पकड़े गए थे, 1707 में वहाँ से छूट के औरंगजेब के मरने के बाद उनके बेटे के हाथों रिहाई लेके फिर वापस अपनी टेरिटरी में गए। पर तब तक वहाँ चीज़ें बदल गई, जैसे 10-12 साल में तो चीज़ें बहुत बदल जाती है ना। तब तक शाहू जी के पिताजी मर चुके, माताजी मर चुकी, शाहू जी की जो चाची थी ना, इन्होंने सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया। फिर इनकी अपनी चाची से लड़ाई हुई थी, जो साउथ इंडिया में फिर ये कोल्हापुर और ये इस तरह की जो डेवलप हुए थे ना एरियाज, वो शाहू और उनकी चाची के कारण, लड़ाई के कारण ही हुए थे। तो वापस आते हैं, औरंगजेब ने सबसे 36 का आंकड़ा रखा, लेकिन मुअज्जम को लगा कि क्यों पंगे मोल लेने, इसलिए उसने राजपूतों से भी दोस्ती कर ली और किसके बेटे को रिहा कर दिया? शंभाजी। शंभाजी मर चुके हैं, इनका बेटा अगर चाहता तो मार डालता ये, लेकिन इसने मारा नहीं, रिहा कर दिया। ये टिक कर लो। सम्राट बहादुर शाह ने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई। अगले पॉइंट में पढ़ो इसी में, इसने शंभाजी के पुत्र शाहू को मुगल कैद से आजाद कर दिया। किसने कैद में रखा था इसको? औरंगजेब पकड़ लाया था इसको। शिवाजी का पोता है ये शाहू जी, यहाँ लिख लो बेशक, जहाँ लिखा है ना शाहू, ये शिवाजी का पोता, शिवाजी का बेटा है शंभा, वो भी छत्रपति थे। फिर शाहू उतना राज नहीं कर पाया क्योंकि इसको पाल पोस के बड़ा किया, इसके अंदर जो वैल्यूज डाली वो एक तरह से खराब डाली है जैसी, हमें नहीं पता, लेकिन ये बढ़िया राज नहीं कर पाया। इसने औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर की वसूली बंद करवा दी। किसने? इस मुअज्जम ने कहा जजिया बंद कर दो। सिख नेता बंदा बहादुर, अब सिखों के 10वें गुरु तो चले गए, अब सिखों का कोई गुरु नहीं है, बल्कि इनका क्या है अब? नेता, जिसका नाम क्या है? बंदा बहादुर। ये जो बंदा बहादुर है ना, इन्होंने सिखों के कम्युनिटी को ताकतवर बनाया और इन्होंने कहा हम लड़ेंगे। लड़ तो खैर वो 5वें गुरु के मर्डर के बाद से रहे थे। सिख एक्चुअल में 10 गुरुओं से प्रभावित थे। जो कम्युनिटी डेवलप हुई ना, सिख को बहुत पुराना संप्रदाय नहीं है। सिखों के पहले गुरु कब जन्मे? गांधी से 400 साल पहले, यानी ये धर्म 1469 से पहले तो था ही नहीं। उसके बाद वो बड़े हुए होंगे तब ये धर्म चला होगा। तो 15वीं शताब्दी में आया है ये पेपर में आ जाएगा कौन सी शताब्दी में सिख धर्म का आगमन हुआ, तो 15वीं शताब्दी। अब ध्यान से देखो, इन 10 गुरुओं में से एक तो 5वें और एक 9वें, इन दोनों की सरेआम हत्या हुई, इनका मर्डर हुआ। थोड़ा सा सुन लो बेटा लिखने से पहले। 10 गुरु टोटल हुए, 2 मरवा दिए, एक 5वां, 5th और एक 9th। 5th को मरवाया था, कारण था जो आपका ये अकबर का बेटा था ना जहांगीर, जब ये गद्दी पर बैठा तो जहांगीर के गद्दी पर बैठने से कुछ लोग नाखुश थे, जिनमें इसका एक बेटा भी था, उसका नाम था खुसरो। तो उसने, खुसरो ने, वो मानबाई, मान सिंह का नाम सुना है तुमने? मान सिंह सेनापति था ना अकबर का, मान सिंह की बहन थी मानबाई। इसने, मान सिंह ने अपनी बहन की शादी भाई महाराजा अकबर, बादशाह अकबर के बेटे से करवा दी कि भाई सर आपके घर में मेरी सिस्टर रहेगी तो हमारा रिश्ता और बढ़िया रहेगा। तो मान सिंह ने अपनी बहन मानबाई की शादी अकबर के बेटे जहांगीर से करवा दी। पर जहांगीर को मानबाई कभी अच्छी नहीं लगी, उसने उसको अपनी पत्नी के हिसाब से, वैसे जैसे एक इज्जत मिलनी चाहिए, वो कभी दी ही नहीं। ये बात मानबाई के जो बेटा हुआ उसको हमेशा फील हुई कि मेरी माँ राजपूतों की बेटी है, मेरे दादा, मेरे नाना वगैरह का कितना बड़ा नाम है, मेरे जो मामा हैं वो अकबर की सेना में सेनापति हैं, बड़ा पद होता था ना, और मेरी माँ की इज्जत इस घर में नहीं है, क्योंकि उनकी तो ढेर रानियाँ होती थी। तो उसके मन में स्टार्टिंग से एक बदला लेने का भाव था कि मैं कभी अगर ताकतवर बना तो अपने पिताजी से बदला लूंगा। जब ये राजा बना अकबर की मौत के बाद, 1605 में अकबर मर गया, तो 1605 में जब जहांगीर को गद्दी मिली तो कुछ लोग विरोध तो हमेशा ही करते हैं, उन विरोधियों में इसका खुद का बेटा भी था। इसका बेटा जाके और सिखों के 5वें गुरु से मिला। देखो ये जब पैरेलल चल रहे हैं भाजसा वाले, तब सिख भी तो पैरेलल चल रहे हैं ना। इनका पहला जो, इनके जो गुरु थे पहले, कौन? वो पहले ये बाबर के टाइम पे थे ना, तो वहां भी पीढ़ी बदल रही है, यहाँ भी पीढ़ी। यहाँ कौन से गुरु आ गए? 5वें गुरु ने कहा भाई तुम मुझसे क्या चाहता है? कहा सर मेरी हेल्प कर देना, बस अगर मुझे जरूरत पड़े तो मेरी हेल्प। इसने कहा ठीक है हेल्प कर दूंगा। ये प्लान था कि कैसे कैसे करके जहांगीर को मारेंगे, और प्लान हो गया लीक।
पता चल गया जैसे तैसे जहांगीर को। तो जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु को तो मरवा दिया कि भाई मेरे खिलाफ जो है साजिश में शामिल था, मैं बादशाह हूँ, बादशाह के खिलाफ मतलब देशद्रोही है ये। 5वें गुरु को मरवा दिया। और जो अपना बेटा था ना जिसने ये प्लानिंग की थी, उसको अपने छोटे बेटे को सौंप दिया कि ये देख तेरा भाई ये मुझे मरवाना चाहता था, कल को ये तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो तेरी मर्जी इसको जो करना है कर। बाद में कहते हैं शाहजहां ने पहले उसको पकड़वा के अंधा करवाया, बाद में उसका मर्डर करवा दिया। तो इस तरीके से बाप बेटे ने मिलकर अपना ही सगा भाई, अपना ही सगा बेटा मरवा दिया था जहांगीर ने। उस टाइम पे नॉर्मल बात थी, आज हमें अजीब लगता है, तब ऐसे ही मरवा देते थे भाई बंधुओं को कि कल को हमारे सिर पे बैठेंगे। तो जहांगीर ने 5वें गुरु का मर्डर करवाया, कारण था ये इसका राज्य का लालच था कहीं ना कहीं। 9वें गुरु की मौत हुई धर्म अपना अडिग रखने के कारण। 9वें गुरु को मरवाया औरंगजेब ने, तो वहां भी पीढ़ी आगे बढ़ गई, इनकी भी बढ़ गई। औरंगजेब ने इनको कहा कि तुम अपना धर्म बदल लो, तुम्हारे पीछे पीछे सारे जितने लोग सिख हैं वो मुस्लिम बन जाएंगे, क्योंकि गुरु बदलेगा तो सब बदलेंगे। इन्होंने कहा मैं जीते जी, मतलब मुझे कोई शौक नहीं जिंदा रहने का, मैं मर सकता हूँ लेकिन धर्म नहीं बदलूंगा। बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। दिल्ली में चांदनी चौक में आज भी मैंने बताया होगा आपको, एक पेड़ है, वो पेड़ आज भी कहते हैं वहीं तब से चला आ रहा है। उस पेड़ के नीचे 3-4 दिन भूखे प्यासे गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में, जून के महीने में बांध के रखा। और जब ये फिर भी नहीं बदले कि मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगा, तो इनकी गर्दन काट दी गई। गर्दन मैंने बताया था कुछ लोग उठा के सर की बेइज्जती और ना हो भाग गए, और जहाँ जाके उस शीश को उन्होंने इज्जत के साथ अंतिम संस्कार किया, वहाँ गुरुद्वारा शीशगंज बना। और जहाँ बाकी बॉडी का अंतिम संस्कार हुआ वहाँ रकाबगंज बना। तो ये 2 फेमस गुरुद्वारे हैं, शीशगंज और रकाबगंज। कौन से गुरु से संबंधित हैं ये? 9वें से। तो 2 गुरुओं का मर्डर करवाया है इन भाजसा के परिवार ने। इनको किसने मरवाया था? हाँ, ये हैं भाजसा। अब जब जहांगीर था तो उसने मरवा दिया 5वें गुरु को। पहले गुरु थे बाबर के टाइम में, गुरु जल्दी जल्दी हटे हैं, तभी औरंगजेब ने कौन से को मरवा दिया? 9वें को, जबकि औरंगजेब वहां छठा है। और ये मुअज्जम के टाइम कौन था? 10वां गुरु। अभी पढ़ के आए ना हम ऊपर। चलो, किसका बेटा? इनका 5वें का नाम था अर्जुन देव जी और 9वें का नाम था तेग बहादुर जी। 2 गुरु थे। यहाँ ऊपर ये लाइन लिख लो, लिखो, सिखों के 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी को, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर ने मरवाया। जहांगीर ने मरवाया। कारण समझ में आ गया? सत्ता का लालच था, उनको था कि मुझे कोई ना हटा पाए। और नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने मरवाया, कारण था धर्म परिवर्तन न करना। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर ने मरवाया, ब्रैकेट में कारण लिख लो। क्या था कारण? सत्ता, कि भाई मेरा वो ना हटे। और सिखों के 9वें गुरु, 9वें का नाम क्या था गुरु का? गुरु तेग बहादुर जी को किसने? औरंगजेब ने मरवाया, कारण था धर्म परिवर्तन के लिए वो राजी नहीं हुए। क्लियर ये पॉइंट सबको? ठीक है, बताओ मुअज्जम ने किन 2 कम्युनिटीज के साथ अच्छे रिश्ते बनाए? एक राजपूतों के साथ और एक मराठों के साथ। जिन दोनों के साथ किसका 36 का आंकड़ा था? औरंगजेब का। औरंगजेब ने मराठों के किस वंशज को पकड़ के अपने पास रख रखा था? शाहू। किसका बेटा है शाहू? शंभाजी। शंभाजी किसके बेटे हैं? शिवाजी। तो शिवाजी के सबसे बड़े पोते को किसने पकड़ के अपने यहाँ बंदी बना रखा था? औरंगजेब ने। चलो अब आगे पढ़ो। तो सिख नेता, अब गुरु तो खत्म हो गए, अब नेता हैं। कुछ लोग कहते हैं 11वें गुरु हैं, ये गुरु नहीं है, ये नेता थे, इनको भी मरवा दिया जाएगा। पढ़ो, सिख नेता बंदा बहादुर के विरुद्ध एक सैन्य अभियान के दौरान 1712 को बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। तो ये नेता तो नहीं मरा, लेकिन ये मुअज्जम मर गया। वैसे भी इसको कुछ अकल नहीं थी। बहादुर शाह, ये मतलब ऐसे लोग हंसते थे इसके ऊपर। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल गद्दी पर आसीन। यहाँ लिख लो शाह ए बेखबर, इसके नाम के आगे बहादुर शाह प्रथम के पास लिखना शाह ए बेखबर। तो इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या होगी कि लोग ही कह रहे हैं कि बेखबर है, इसको कोई खोज खबर नहीं है अपनी दुनिया में कि कहाँ इसकी प्रॉपर्टी है, इसके पिता ने कितना कहाँ राज किया। नेक्स्ट टिक करना, जहांदार शाह। ये टाइम पीरियड देखो जरा इसका, कितने दिन रहा ये? 1 साल। सोचो मुगलों का वंशज 1 साल राज कर गया, दुनिया हंसेगी नहीं? ये वो है जिसके घर में 50-50 साल राज करके गए हैं लोग, और अभी कुछ साल पहले तक। पढ़ के देखो, जहांदार शाह ने सिंहासन प्राप्त करने में तत्कालीन शक्तिशाली अमीर, अमीर उस टाइम पे बड़ा पद था, जैसे आज हम कहते हैं कोई मुख्यमंत्री टाइप का, तो अमीर थे वो,
जुल्फिकार खां की सहायता ली, सिर्फ पढ़ लो इसको। इस कारण बादशाह ने उसे वजीर के सर्वोच्च पद पर पहुंचा दिया। जहांदर शाह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। अगला पॉइंट पढ़ लो। फरवरी 1713 को फर्रुख सियर ने, इसको अंडरलाइन कर लो, इसने मारा, इसको मरवा दिया। फर्रुख सियर ने सैयद बंधु, दो भाई थे सगे सैयद, तो ये दोनों बड़ा किंग मेकर थे ये दोनों, टिक करना, अब्दुल्ला खान और हुसैन खान के सहयोग से जहांदार खां की हत्या कर सिंहासन पर कब्जा कर लिया। तो इस जहांदार खां को मरवा दिया किसने? फर्रुख सियर ने, दो भाइयों की मदद लेके। कौन भाई हैं वो? सैयद बंधु। तो इसका मतलब देखो कितने लालची हैं, कितने घटिया हैं, अपने परिवार के लोगों को ही कोई ना कोई मरवाने का प्लान कर रहा है। और अभी औरंगजेब को मरे कुछ ही दिन हुए हैं, उसका डर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टिक करना, अब 6 साल टिकेगा फर्रुख सियर। क्या नाम है इसका? फर्रुख सियर। इसको थोड़ा सा सुन लो, इसने एक दो काम इसके एग्जाम में आ जाते हैं। इसका नाम है फर्रुख सियर। कब से कब तक राज किया इसने? 1713 से 1719, 6 साल। अब इस बीच में क्या हुआ? अंग्रेज आपके यहाँ देश में काम तो कर ही रहे थे पहले से ही। उन लोगों ने इसको ना, बाय चांस की बात है, इसको बीमारी हो गई, बहुत बीमार हो गया। इसके सारे इलाज करवा लिए वैद्यों ने और सबने, ठीक ही नहीं हुआ। इसको लगा मेरा अंत समय आ गया, मरूंगा। बाय चांस उस टाइम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि यहाँ पे अधिकारी भी तो रहते थे ना, ये लोग अपने डॉक्टर वॉक्टर सब रखते थे, क्योंकि इलाज ये हमारे वैद्यों पे विश्वास नहीं करते थे। तो BEIC कंपनी का कोई बड़ा डॉक्टर था। इस डॉक्टर को BEIC ने कहा कि भाई ये बादशाह इनका बीमार हो गया। तब तक तो BEIC को थोड़ी ना पता था यहाँ राज करना है हमें। उन्होंने कहा भाई बादशाह बीमार हैं और आप एक बार उनको देख लीजिए। ये डॉक्टर आया, इसने बढ़िया दवाई दे दी। कोई उस जमाने में तो गोली बहुत बड़ी बात थी, हम तो वो काढ़े पीस पीस के घोट घोट के पीने वाली कंट्री के लोग थे। तो उसने कोई गोली दी, उसने वो खाई, वो ठीक हो गया। तो उसने बड़ा इसको सराहा BEIC को, यार तुम लोग तो बहुत बढ़िया, बड़े हमारे ये वैद्य बड़े नालायक हैं, तुम्हारे डॉक्टर बड़े बढ़िया हैं, तो मैं बड़ा खुश हूँ, तुम्हारी वजह से मैं जिंदा रह गया, नहीं तो मैं मरने वाला था। उसने उस डॉक्टर की अच्छाई के चलते BEIC को कहा कि तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो भी टैक्स देते हो ना तुम हमें, क्योंकि पहले टैक्स देते थे, वो माफ कर दिया। तुम फ्री ट्रेड कर लो, बिल्कुल मुक्त व्यापार कर लो, जितना कमाओ अपने घर ले जाना, मुझे मत देना। कितना बेवकूफ़ है, सिर्फ एक गोली के बदले इस आदमी ने सारा ट्रेड, जहाँ से करोड़ों रुपए आ सकते थे, वो मुफ्त। इससे तो बढ़िया उस गोली के रुपए ही दे देता। नहीं, वो 1-2 रुपए की गोली होगी, वो फ्री ट्रेड कर दिया कि भैया फ्री ट्रेड। तो महामूर्ख था। और फिर अपनों से लड़ेगा, सिख नेता से लड़ेगा, बंदा बहादुर उसको मरवाएगा। ये टिक कर लो, फर्रुख सियर। पढ़ के देखो पहला। हाँ बेटा, हाँ उन्हीं के वंशज हैं बेटा, कोई किसी के चाचा का लड़का। अब जैसे मेन तो मर गए, ये तो उन्हीं के घर में से कोई ना कोई है। कोई जैसे वजीर, जो ये राजाओं के बादशाहों के वजीर वजीर होते थे ना, ये भी इनके कजन वजन ही होते थे सब, इनके अपने भाई, किसी की बुआ का लड़का, किसी के मामा का, चाचा का। अब वो बुआ चाचा मामा क्या देखते, ये कमजोर है, उसको मार दिया। फिर कहते वजीर ही बन गया बादशाह, फिर उसके किसी कजन ने उसको मार दिया। इन्हीं का वंश है ये, इन्हीं के हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही आदमी के, तो ये फैमिली आ गई सारी। पहला देखो इसमें, फर्रुख सियर ने अब्दुल्ला खान को साम्राज्य के वजीर के पद पर और हुसैन अली को मीर बख्शी पद पर नहीं। ये कोई नहीं पूछने वाला। अगला ये लाइन बड़ी काम की है, निजाम मुल मुल्क, अंडरलाइन करो इसको। चिन किलिच खां, इसने ना बेटा एक शहर बसाया था। कौन सा शहर? हाँ, इसने हैदराबाद बसाया, लिख लो यहाँ। 1724 की घटना है ये, बाद में जाके बसेगा। चिन किलिच खां का नाम ही निजाम उल मुल्क है। बहुत बार आता है क्वेश्चन, हैदराबाद की स्थापना किसने की? निजाम उल मुल्क। अलग भी लिख सकते हो और जैसे इन्होंने लिखा है ऐसे भी लिख सकते हो। निजाम उल मुल्क लिखा है ना इन्होंने, देखो ऐसे लिखते हैं वैसे, क्योंकि निजाम एक पद है, निजाम उल मुल्क, इसका नाम है उल मुल्क और निजाम इसका पद है। जैसे मैं कहती हूँ राजा साहब, तो राजा और साहब कोई आदमी थोड़ी ना है, लेकिन राजा साहब का एक नाम भी तो होगा, तो ये इसका पद है, पद का नाम है निजाम। हैदराबाद के सारे शासक क्या कहलाए? निजाम। बाद तक आज़ादी के बाद भी तो निज़ाम की कहानी पढ़ी तुमने, तो इसका नाम था निज़ाम उल मुल्क। वैसे इसका असली नाम था चिन किलिच खान, ये इसका नाम था चिन किलिच खान। फिर इसका नाम क्योंकि राजा बन गया तो निज़ाम उल मुल्क। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लेना। इसने 1724 में क्या बसाया था? हैदराबाद। आगे जाके आगे पढ़ो। फर्रुख सियर को दुर्बल, कायर और निंदनीय होने के कारण घृणित कायर कहते हैं। लोग घृणा करते थे इस नालायक आदमी से। डबल टिक कर लो, घृणित कायर। कौन? शाह ए बेखबर था।
मुअज्जम जो पहला, जिसका नाम क्या था, बहादुर शाह प्रथम, उसी का नाम मुअज्जम है, उसी का नाम शाह ए बेखबर। किन दो कम्युनिटीज के साथ उसने दोस्ती निभाई? एक राजपूत और एक मराठे। किसको यहाँ से रिहा कर दिया? शाहू। शाहू किसका बेटा है? संभाजी। संभाजी किसका बेटा है? शिवाजी। और संभाजी दोनों किसके दुश्मन थे? औरंगजेब। और इसने अपने बाप के दुश्मन के जो बेटा था अगला वंशज, उसको नमस्ते करके और विदा कर दिया। ठीक है। घृणित कायर कौन कहलाया? फर्रुखसियर। इसने टैक्स फ्री किया था ना बंगाल बिहार। यहाँ ये लिखा नहीं है, तुम अपने आप लिख लो, बीमार। बीमार इलाज, उससे तुम्हें याद रह जाएगा। बीमार हो गया था, इलाज हुआ और इसने टैक्स फ्री कर दिया। ट्रेड फ्री हो गया वहाँ पे पूरा एरिया कि भाई फ्री में ट्रेड कर लो। तो कितने करोड़ों के इनकम पे इसने लात मार दी। हाँ, सिर्फ एक दवाई, वैसे वो दवाई ना मिलती तो मर जाता तो ज़्यादा बढ़िया रहता, हमारा तो इतिहास बढ़िया बन ही जाता। चलो आगे देखते हैं। सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से फर्रुखसियर उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगा। इसमें कुछ नहीं है बेटा, इसने कुछ भी खास नहीं किया। सेकेंड लास्ट लाइन टिक करना। 1719 को फर्रुखसियर की हत्या करके रफीउद्दौला और इसके बाद रफीउद्दरजात इनको शासक, ये कहीं कोई नाम नहीं है इनका, हिस्ट्री में इनका नाम कहीं नहीं लिखा कि इन्होंने कुछ भी किया हो। मोहम्मद शाह टिक कर लो, 1719 से 1748। अब इसके नाम क्या क्या लिखा जाता है? मोहम्मद शाह रंगीला। बहुत कैरेक्टरलेस घटिया आदमी था। और इसी के टाइम, हाँ यही फेमस है बेटा, इसी के टाइम पे तो हमारे ऊपर वो अटैक हुआ था 1739 का। कौन आया था? नादिर शाह। कहाँ से आया था? ईरान। कितनी अजीब बात है ना, जब हुमायूं भारत छोड़ के भागा था निर्वासन में कि भैया मुझे कहीं सिर छुपाना है, तो याद करो 1540 में भागा था, 42 में अकबर का जन्म हुआ और उसके बाद उसको ईरान के शाह ने अपने शरण में रखा 13 साल कि तू भाई इज्जतदार आदमी है, तेरा समय घड़ी तेरे ऊपर मुश्किल की आ गई है, कोई बात नहीं, मेरी प्रॉपर्टी में रह ले, राजा की तरह रह। बिल्कुल। ईरान एक टाइम पे कैसा था हमारे हुमायूं के प्रति कि उसको राजा बन के बराबरी पर रखा, और अब उसी के वंशजों की औकात इतनी नहीं थी कि ये ईरान से आने वाले अटैकर्स को रोक पाएं। तो देखो कितना गैप है, जबकि हुमायूं के पास कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थोड़ी ना थी। हुमायूं के पिताजी ने सिर्फ 4 ही साल तो काम किया था, 26 से लेके 30 तक, 30 से 40 इसका घर का कलेश नहीं निपटा था। इसके भाई नहीं नालायक थे जो इससे लड़ते रहते थे, तो इसके पास तो प्रॉपर्टी ज्यादा थी भी नहीं। तब भी बिना प्रॉपर्टी के नाम इतना बड़ा था इसके पिताजी का और इसका कि शाह ने कहा तू मेरा मेहमान है, जब तक तेरा मन करे पूरी जिंदगी यहाँ रह ले। 13 साल तुम अपने आप को देखो, तुम या मैं अपने घर में किसी मेहमान को हम रख नहीं सकते। 13 साल भारी होने लगता है कोई 3-4 दिन के बाद कि भाई कब जाएगा अपने घर। अतिथि देवो भव एक मूवी है ना इसी के ऊपर। तो तुम सोचो इसने 13 साल एक विदेशी को, इसको थोड़ी ना पता था कि मेरा कोई फायदा करेगा या नहीं, कल को इसके पास कुछ है कि नहीं है, लेकिन उसी देश से एक आदमी आता है, इसी के वंशजों को लूटता है और भाग जाता है इसका नाम खराब करके। ये टिक कर लो। तो मोहम्मद शाह 1719 से 48 तक, ये लंबा टिका। इसमें टिक करना पहली लाइन में। रोशन सैयद इसका नाम था, रोशन सैयद। मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ राज सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद शाह के सहयोग से 1722 में निजाम उल मुल्क, कौन है ये निजाम उल मुल्क? हैदराबाद जो बसाएगा, जिसका असली नाम था चिन किलिच खान। ये टिक कर लो। सैयद बंधुओं की हत्या कर दी। इस निजाम उल मुल्क ने, 2 भाई थे ना सैयद भाई जो किंग मेकर थे, उनकी यहाँ सैयद बंधुओं बस किंग मेकर लिख लो, यही बनाते थे राजा, इन दोनों का दबाव था किंग मेकर। तो दोनों भाई मरवा दिए इस निजाम ने, और फिर यहाँ से उठा के अपना बोरिया बिस्तर क्या बोला कि मैं तो अलग से एक स्वतंत्र राज्य बनाऊंगा। कहाँ जाके? हैदराबाद। और वहां जाके फिर इसने हैदराबाद की स्थापना कर दी। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ दो, अगला पॉइंट टिक करना। 1724 में चिन किलिच खान ने दक्कन में स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की। ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट, अगला पॉइंट भी टिक कर लो। मोहम्मद शाह ने जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया। डबल टिक कर लो, अंतिम। लास्ट खत्म किसने किया? ये मोहम्मद शाह रंगीला ने। कौन सा कर? जजिया। जजिया सबसे पहले हमने वर्ड कब सुना था? जब हमारे ऊपर अरबी आक्रमणकारी वो जवान एक लड़का था ना 16-17 साल का, मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ अटैक किया था इसने? सिंध में।
आज सिंध है पाकिस्तान में। तब हमने सुना था कि अच्छा जजिया नाम का भी कोई टैक्स होता है, हमें इससे पहले पता ही नहीं था। इसका मतलब जो चीज हमने कौन सी शताब्दी में सुनी थी, 712, शताब्दी कौन सी कहूँ, 8वीं। अब वो जाके लगभग 1000 साल बीत गए, अब वो खात्मे की तरफ आ गया। 1000 साल तक जजिया कभी लगा कभी हटाया, कभी लगा कभी हटाया। अंतिम रूप से प्रतिबंधित किसने कर दिया, मोहम्मद शाह रंगीला। और रंगीला का टाइम पीरियड देखो 18वीं शताब्दी है, यानी एक टैक्स तुमने 1000 साल झेला है, बेइज्जती वाला टैक्स। कौन सा टैक्स, जजिया। कब लगा था, 8वीं शताब्दी में, और कब हटा अंतिम रूप से, 18वीं शताब्दी में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको डबल टिक कर लो, यहाँ लिख लो। फर्स्ट जजिया MBQ ने 712 में सिंध पे लगाया था। फर्स्ट जजिया MBQ मोहम्मद बिन कासिम ने 8वीं शताब्दी में सिंध पर लगाया था। तो 1000 साल तक जजिया कभी आया कभी गया, फिर आया फिर गया। मैंने जजिया बताया था कितनी बेइज्जती थी, 2 हाथ ले जाते ऐसे, जिसको टैक्स दे रहे हैं 2 हाथ ऐसे करने पड़ते, वो ऊपर बैठता था आदमी जो टैक्स वसूलता था। मार्केट लगते थे तब इस तरह की वसूली के, और इनके एक हाथ पे वो कॉइन्स रखने पड़ते जो देने हैं टैक्स के रूप में। पहले वो टैक्स के कॉइन उठाता ऊपर बैठा आदमी, और फिर दूसरा हाथ आगे करना पड़ता, वो उस पर थूकता। सोचो रोज पैसे भी देने और महीने में एक बार, और वो थूकेगा हाथ पे, ये फील कराने के लिए तुम्हें कि तुम जिस धर्म में हो वो नीच धर्म है। तो ये एक तरीका था कि दूसरे लोग परेशान होकर धर्म परिवर्तित कर ले। किसने अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया, मोहम्मद शाह रंगीला। लगाया किसने था पहली बार, मोहम्मद बिन कासिम। दोनों के नाम में मोहम्मद है, लेकिन एक 8वीं शताब्दी का है और एक 18वीं शताब्दी का। चलो आगे टिक करना इसमें। मोहम्मद शाह के शासनकाल में नादिर शाह ने, अंडरलाइन कर लो, फारस का मतलब ईरान इराक वाला एरिया, ये फारस का एरिया कहलाता था। 1739 एक्चुअल में आना चाहिए पूरा, के मध्य भारत पर आक्रमण किया और तख्त-ए-ताऊस, क्या था ये तख्त, तख्त एक, जैसे हमारे यहाँ नहीं बोलते तख्त बोल देते हैं जिसको, है ना गांव में, हाँ वो तो लकड़ी का खराब सा होता है, उस पर आदमी सो भी नहीं सकता। इसका तख्त-ए-ताऊस बहुत सुंदर था, और उस तख्त-ए-ताऊस पे बहुत कीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, बहुत कीमती, और उसको स्पेशली डिजाइन करवाया गया था। उसको डिजाइन किया था एक आदमी ने जिसका नाम था बेबादल खान। इसका डिजाइन किया हुआ, ये शौक इस तरह के हर किसी को थोड़ी ना होते हैं। किसने किया था ये काम, शाहजहां। शाहजहां के पिताजी कौन थे, जहांगीर। जहांगीर के पिताजी अकबर। दुनिया भर का पैसा फालतू की चीजों में अपने आप दिमाग जाएगा ही, तो दिमाग में आया कि क्यों ना ऐसा वो बनवाया जाए जिसपे बैठते ही राजा जो है एक अलग ही लोग उसको माने हुए, ये तो कुछ बड़ी चीज है। तो इसने सोफा भी स्पेशल डिजाइन करवाया। बाद में इस सोफे को उठा के कौन ले गया, नादिर शाह। अब इसके इतने टुकड़े होके खत्म हो गया, किसी को नहीं पता ये कहाँ है अब। चलो ये टिक कर लो। तो तख्त-ए-ताऊस, तख्त-ए-ताऊस को ही मयूर सिंहासन भी कहते थे। मोर सा बना हुआ था इसमें डिजाइन में, यहाँ लिख लो मयूर सिंहासन, एक ही चीज है ये, मयूर सिंहासन। आज भी दिल्ली के लाल किले में इसकी रेप्लिका रखी हुई है, वो शीशे के अंदर जड़ रखी है, वहां लिखा हुआ है ये कि ये असली नहीं है, रेप्लिका है। रेप्लिका मतलब उस जैसी बना के रख दी, रियल वाली तो नादिर शाह उठा के ले गया। तो ये टिक कर लो, तख्त-ए-ताऊस और कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा कहाँ की खदान का था, तेलंगाना की खदान से निकला था। तेलंगाना जब मध्यकाल था ना तब लाए थे इसको ऊपर। तो कोहिनूर हीरा, क्या बेटा क्या हुआ, तेलंगाना के एरिया के पास हैदराबाद का जो एरिया है ना वहाँ की खदान से। चलो आगे पढ़ो इसको। इसमें अगला पॉइंट की सेकेंड लाइन टिक करना, रंगीला बादशाह। इसका मतलब बदनामी है, इसके कैरेक्टर पे एक दाग है, रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अगला बादशाह, बादशाह अहमद शाह। अहमद शाह ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, इसका कोई कामकाज ही नहीं है। इससे अगला आलमगीर सेकंड। आलमगीर सेकंड ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको हिस्ट्री कहीं नाम दे, बस ये फॉर्मेलिटी के हैं। इससे अगले का काम है, क्या नाम है उस आदमी का, शाह आलम द्वितीय। ये नाम तुमने कहीं सुना है? एक मैंने 3 सेनाएं बताई थी तुम्हें एक बार, 3 सेनाएं आके खड़ी हुई थी, और एक तरफ छोटी सी सेना थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसमें एक सेना थी बंगाल के, किसकी, शुजाउद्दौला की। पहले सिराजुद्दौला था ना, बाद में शुजाऊ। एक थी अवध के नवाब की, और एक किसकी थी, एक शाही। शाही मतलब रॉयल फैमिली, किसकी फैमिली, ये मुगलों की। इस रॉयल वाले का नाम था क्या, शाह आलम सेकंड।
इसी से तो परमिशन ली थी BEIC ने, क्या कि तुम्हारे टाइम पर तुम्हारे पिताजी की या तुम्हारे वंशज जो पुराने थे, इनके टाइम में हमें एक एरिया में उन्होंने बीमारी, वो गोली से नहीं बच कि भैया तुमने मुझे गोली खिलाई है इसके बदले तुमने ट्रेड, इन्होंने कहा लिख के दो यहाँ का सारा पैसा अब जब तक हम रहेंगे तब तक हमारा रहेगा, तो लिख के फिर इसको देना पड़ा था। ये टिक कर लो, शाह आलम सेकेंड, ये 1759 से 1806, इसी बीच में 1764 में बक्सर की लड़ाई होगी, 1764 में। अंडरलाइन करो पहला पॉइंट, शाह आलम सेकेंड ने 1764 में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े गए निर्णायक बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम का साथ दिया। आगे पढ़ लो, इस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित होने के बाद शाह आलम द्वितीय को, अंडरलाइन करना, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी से इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी। संधि के बाद उसे कई वर्षों तक इलाहाबाद में अंग्रेजों का पेंशन याफ्ता बनकर रहना पड़ा। अंग्रेजों ने कहा तू आराम से बैठ, तुझे पेंशन हम देंगे, तेरा सारा कलेक्शन टैक्स का काम हम करेंगे। नेक्स्ट पढ़ना, शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर सेकंड, इसको डबल टिक कर लो, अकबर सेकंड। टाइम पीरियड देखो 1806 से कब तक है ये, 1836। इसको थोड़ा सा सुन लो, इस टाइम तक तुम्हारे देश में कुछ पढ़े लिखे लोग आ गए थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय, सुना है ये नाम, बंगाल में थे राजा राम मोहन रॉय। राजा नाम इनका था थोड़ी ना, इस अकबर द्वितीय ने दिया था। राम मोहन रॉय नाम था इनका, बंगाल के एक परिवार के, बहुत पढ़े लिखे, उस जमाने के हिसाब से एडवांस्ड। इन्होंने बचपन में इनके सामने, जैसे बहुत छोटे थे, बड़े भाई की शादी हुई तो उसकी पत्नी को उन्होंने माँ के रूप में देखा, उन्होंने एक तरह से इसको पाल पोस के बड़ा किया। तो अपनी भाभी से इनका जो लगाव था, क्योंकि बहुत बच्चे थे, वो एक माँ के रूप में था। जब ये थोड़े 15-16 साल के हुए ना, तो इनका भाई एक्सपायर हो गया। इनकी आंखों के सामने जब इनकी भाभी को ले जाने लगे और उनको सती कर दिया गया, तब इनके मन में आया कि कितना गलत तरीका है किसी भी जिंदा औरत को इस तरह जला देना, ये कह के कि इसका पति मर गया तो इसको भी जीने का अधिकार नहीं है। वहां इन्होंने डिसाइड किया था कि मैं इसके खिलाफ काम करूंगा। और फिर जैसे जैसे ये और पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, इनको समझ में आया कि ये तो बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत है कि किसी एक आदमी के मरने के बाद उसकी पत्नी को जिंदा साथ जला देते हैं। और पता है क्या है, कई लोगों के दिमाग में क्या इमेज बना रखी है कि औरतें ना खुद सती होती थी। ऐसा कहना कितना आसान, खुद अपनी उंगली ऐसे जला के देखना, जैसी उंगली जल के तुम्हें दर्द होगा, सती भी तो वैसी ही है, एक इंसान ही है। असलियत क्या थी, सती प्रथा को आदमियों ने प्रमोट किया था, औरतें तो वहां जाती नहीं थी जहां जलाते हैं, वहां सिर्फ गांव के आदमी तो जाते थे। आदमी ना जब चलते तो औरतों को पीछे नहीं पता कि वहां क्या हुआ। जो एक जा रही है सती बनने, वो तो लाल कपड़े पहन के, पति मर गया, अब उसको सुहागन के रूप में ही हम विदा करेंगे। वहां जाके उसको ऐसे एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता कि भाई ये तो सती है, इसमें तो कोई सतीत्व आ गया है, इसको अलग तरह से पावर्स मिल गई हैं। भाई साइंटिफिकली शरीर तो सबका एक जैसा है, जलन से सबको डर लगता है जलने से, ऐसा कह के उसके दिमाग में उसको उस चिता पे बैठा देते। अब जब वो आग नीचे से लगती थी लकड़ियों में तो पता नहीं चलता, वो भाई बैठी है भगवान का नाम, लेकिन जैसे ही वो आग उस तक पहुंचेगी, ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, आग पहुंचेगी तो क्या करेगा आदमी, चिल्लाएगा, भागेगा ना उठ के, या ऐसे ही बैठा रहेगा अवस्था में। उसको ऐसे बैठा दिया, वो लाल साड़ी पहना के, अब जैसे ही वो आग की लपटें आती उठ के भागती। तो हमेशा देखना चिता के आसपास गोल घेरे में आदमी डंडे लेके खड़े होते थे, लेकिन ये बात गांव में जाके कोई थोड़ी ना बताएगा। उन डंडों से वो जब भागने की कोशिश करती तो उसको ऊपर से मारते थे कि वो निकल के भाग ना पाए। तो कितना भयानक दृश्य रहा होगा, कोई जिंदा किसी को जलाया जा रहा है ये कह के कि सती होने में बहुत परम सुख है, और जब वो औरत वहां से भागने की कोशिश कर रही है तो उसको मार रहे हैं। तो ये था सती प्रथा का। ये लाइव किसने देख लिया, राजा राम मोहन रॉय ने। उसका बाल मन था, 14-15 साल का लड़का, उसने देखा है कितना गलत तरीका है। और मेरी भाभी जो मेरी माँ समान थी, वो जलना नहीं चाहती थी, लेकिन इन आदमियों ने डंडे लेके खड़े होकर उसको जबरदस्ती जला दिया। तब इनके मन में आया कि मैं इसको रुकवाऊंगा। और फिर इनको साथ मिला एक अंग्रेज का, जिसका नाम आपको पता होगा, विलियम बेंटिक। बेंटिक को इसने बैठ के समझाया कि जी इंडिया में बड़ा घटियापन है, लोग दिखाते कुछ हैं कुछ, कोई औरत खुद की मर्जी से सती होना नहीं चाहती, आप रूल बना दो कि जो सती जबरदस्ती ऐसे पकड़ी जाए, उनके हस्बैंड के घर वालों पे इस तरह का कोई कानून लागू हो। तो सती प्रथा के विरोध में किसने काम किया था, फिर विलियम बेंटिक को एक पावर थी, क्योंकि वो हमारे हेड थे, वो हमारे गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ये पावर इस्तेमाल करके कानूनन इसको इलीगल घोषित कर दिया कि कोई भी गांव के लोग किसी भी औरत को अगर जलाते मिले तो उनके ऊपर केस होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था बेटा, अगले कितने सालों तक भी चीज़ें एज इट इज़ चलती रही।
फिर आगे जाके क्वेश्चन किया बुजुर्गों ने कि ठीक है तुमने सती प्रथा की औरतों को बचवा दिया, अब आगे इनका खाना पीना पहनना ओढ़ना कौन करेगा, जिंदगी बहुत लंबी है, खर्चे कौन देगा। उस टाइम तक ये तो था नहीं कि पढ़ लिख के कहीं नौकरी कर लेगी या घर से चली जाएगी, तो ये क्वेश्चन मार्क था कि इनका होगा क्या। तुमने तो बचवा दी, लेकिन आगे अब जो घर वाले हैं वो कहते भाई हमने तो शादी ब्याह कर दिया, हमने थोड़ी ना ठेका लिया जिंदगी भर का। वो घर वाले हट गए, ससुराल वालों ने कहा हमारा लड़का ही नहीं है तो हम क्यों रखें, हमने क्या इसका ठेका लिया है। अब सोचो उसका ना घर ना पीछे वाला ना आगे वाला, कहाँ जाए। तब पढ़ाई लिखाई का कोई प्रावधान था नहीं। तब एक नया कॉन्सेप्ट आया था विधवा पुनर्विवाह, कि जो विधवा महिला बच गई इनकी जिंदगी बिताने के लिए इनको दोबारा से शादी कर लेनी चाहिए। ये भी लोगों को बहुत बुरा लगा, लेकिन इसके लिए भी फिर कानून बनाया कि कोई औरत अगर ऐसा करती है तो उसने कोई इलीगल काम नहीं किया, और किसी भी विधवा को दोबारा से अपना गुजर बसर करने का हक है तो उसका दोबारा शादी की जा सकती है। इसमें सबसे बड़ा काम किया हमारे देश के एक बहुत बढ़िया आदमी थे, नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने खुद भी एक विधवा से शादी की, विधवा औरत से, क्योंकि लोगों ने कहा भाई तेरे बोलने से क्या होगा, तू कह तो रहा है, ऐसे करेगा कौन विधवा से शादी। तब इन्होंने खुद एक विधवा से शादी की। पर कहते हैं अगले 5 साल तक, 1856 में ये रूल बना था, लेकिन अगले 5 सालों में टोटल मिला के सिर्फ 25 शादियां हुई, जबकि विधवा ढेर औरतें हुई। तो विधवा से शादी करना आज तक भी एक टैबू ही तो मानते हैं लोग, अभी दिमाग से उतने विकसित थोड़ी ना है। अगर तो बेटा अभी भी ना लोग दिमागी रूप से उतने विकसित थोड़ी ना हैं। और जब भी हम देखो, वैसे ना दूसरों को कहना बहुत आसान है, लेकिन इसको तुम अपने ऊपर भी रख के देखो, अभी भी हमारे दिमाग में सोसाइटी का एक प्रेशर है। कोई भी तुम में से कोई भी लड़की, कोई भी लेडी अपने भाई की जो यंग है, जिसकी शादी पहले नहीं हुई, कोई विधवा से करने को तैयार होगा? नहीं होगा ना। एक टैबू आज भी दिमाग में है। तो हम लड़कों की बात कैसे कहें, पहले हम ही सोचेंगे क्या हम इसके लिए तैयार हैं। अगर हैं, अपने बेटे की शादी हम में से कौन चाहेगा कि किसी विधवा से हम कर दें। अगर हमारा बेटा खुद भी कहेगा तो हम एक बार जरूर कहें कि बेटा ये पता नहीं क्या दिक्कत रही होगी, इस तरह से ठीक नहीं है। इसका मतलब कितने सन बीते, तब भी तो हम नहीं बदल पाए अपने दिमाग के इस चीज को। तो ये बहुत बड़े, लेकिन शुरुआत हो गई, और आज सच में बहुत सारी लेडीज इस तरह से शादी कर लेती हैं, जो गलत भी नहीं है। इसमें क्या गलत है? अगर किसी को भाई 5 साल 2 साल 3 साल बाद किसी की शादी के बाद हस्बैंड एक्सपायर हो गया, तो पूरी जिंदगी वो कैसे बिताए? और पूरी जिंदगी घर वाले भी उस तरह से एडजस्ट थोड़ी ना करते हैं, अपने घर जाके वो जगह नहीं मिलती। तो विधवा पुनर्विवाह को आगे किसने बढ़ाया, और सती प्रथा को किसने बैन करवाया? इनका नाम था राम मोहन रॉय। जो ये अकबर द्वितीय देख रहे हो ना, जो किसका वंशज है? मुगलों का। इसने कहा इनको कि भाई मैं तेरे नाम के आगे राजा लिख देता हूँ, उससे तेरी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। तो इसने कहा भाई मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, भाई मैं तो कोई इंपॉर्टेंस मुझे चाहती नहीं। तो कहा नहीं, तुम्हें एक काम करना है, तुम मेरे बिहाफ पे जाओ इंग्लैंड, और वहां जाके तुम मेरी बात को रखो महारानी ब्रिटेन के सामने, उनकी संसद के सामने, और उनसे कहना कि भारत के जो बादशाहों के लड़के हैं जिसको तुम पेंशन दे रहे हो, उनकी पेंशन बढ़ाओ। अभी पीछे पड़ा ना, पेंशन याफ्ता बना दिया कि तू वहां बैठ जा, वहां पेंशन आती रहेगी। तो इसने अपनी पेंशन बढ़वाने, अकबर सेकंड ने अपनी पेंशन बढ़वाने किसको रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा? राम मोहन रॉय। तो इज्जत ज्यादा मिलेगी तो नाम के आगे क्या जुड़वा दिया? राजा। तो एग्जाम में आ जाएगा, राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टिक करो। हाँ बेटा, कौन? तो बेटा हस्बैंड तो खुश होता था, दूसरी शादी हो जाएगी, दूसरी शादी हो जाएगी, उसको क्या दिक्कत है? आज भी कहाँ दिक्कत है? किसी लड़के की अगर यंग एज में वाइफ मर जाती है तो पता है लोग क्या कहते हैं? आके लोग इतने बदतमीज होते हैं, आके ये नहीं कहेंगे कि बड़े दुख, कहेंगे अरे क्यों, क्या दुख मना रहा है, 1 साल में फिर हो जाएगी। ये अब की बात है बेटा। अब 2023 में मैंने ऐसा खुद देखा, यंग किसी लड़के की हस्बैंड वाइफ, बहुत अच्छा पेयर, उसकी वाइफ चली गई, छोटी सी 2-2.5 साल की बच्ची। तो लोग क्या कह रहे हैं, जो बुजुर्ग औरतें ज्यादा कह रहे क्या दुख मनाने की बात है, 1 साल में फिर हो जाएगी। औरतों को बेटा ये दिक्कत थी ना कि भाई कैसे शायद, तो औरतों की थी, आदमियों की कोई दिक्कत नहीं थी। आज भी नहीं है आदमियों की दिक्कत। चलो, पर हरियाणा में है, तुम ज्यादा खुश मत हो, हरियाणा में तो एक बार ही नहीं होती है। हरियाणा में इतनी लड़कियां कम है कि एक बार ढंग की शादी नहीं होती, दोबारा तो सोचना भी मत। चलो पढ़ो फटाफट, कहाँ पहुंचे? अकबर द्वितीय पे। चलो बेटा सेकंड पॉइंट निपटाओ फटाफट से। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र, क्या नाम है इसके बेटे का? अकबर द्वितीय। ये 1806 से 36 में मुगल बादशाह बना, जो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला पहला मुगल था। डबल टिक करो, अंग्रेजों के संरक्षण का पहला मुगल था।
आगे टिक करना। 1837 में अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह सेकंड, ये 37 से 62 क्रांति वाला है, ये अंतिम मुगल सम्राट हुआ। यहाँ ऊपर ये लाइन लिख लो, जल्दी से लिखो। अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन रॉय को, अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा अपनी पेंशन बढ़वाने। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा अपनी पेंशन बढ़वाने। और वहां से राजा राम मोहन रॉय कभी वापस ही नहीं आए, क्योंकि 1833 में उनकी वहीं डेथ हो गई। राजा की उपाधि देकर भेजा इंग्लैंड पेंशन बढ़वाने, और लिख लो वहीं पर 1833 में वहीं राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु। तो ऐसी पेंशन बढ़वाने गए कि फिर लौटे ही नहीं, वहीं डेथ हो गई इंग्लैंड में। 1833 में राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु वहीं हुई, विदेश में, ब्रिटेन में, यूके में, अंग्रेजों के देश में, 1833 में। ठीक है, चलो जल्दी से टिक करना अब आगे। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। लास्ट पॉइंट पढ़ लो। 57 के विद्रोह में विद्रोहियों का साथ देने के कारण अंग्रेज सरकार ने बहादुर शाह को गिरफ्तार कर रंगून में कौन सी जेल बताई? मांडले। एक फेमस जेल थी ना यहाँ, कौन सी जेल थी वो? मांडले। लिख लो यहीं पर, मांडले जेल। इसमें सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जो जितने ताकतवर लड़के थे ना हमारे देश में, उन सबको इसी जेल में बंद करते, क्योंकि यहाँ रह के आदमी बीमार होना ही होना था, इतने खराब हालात थे यहाँ। तो मांडले जेल, यहाँ मरा था ये। टिक करना। रंगून मतलब आज का म्यांमार या बर्मा जिसको तुम कहते थे, निर्वासित कर दिया गया। 62 में इस अंतिम मुगल सम्राट की मृत्यु हो गई, और इसके बाद आज तक कोई बादशाह नहीं बना। तो अंतिम बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर, जिसके टाइम में क्या हुई? बहुत बड़ी क्रांति। कहाँ भेज दिया इसको? रंगून में। कौन सी जेल में? मांडले। ये किसके बाद बना था? अकबर सेकंड। अकबर सेकंड ने किसको कहा तू जाके मेरी पेंशन बढ़वा ला? हाँ, राजा राम मोहन रॉय, जिसने कौन सी प्रथा बंद करवाई? विधवाओं के लिए किसने काम किया? ईश्वर चंद्र विद्या। ये लिख लो ऊपर, लिखो विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ये पॉइंट पेपर में आने वाले हैं बेटा, जो एक्स्ट्रा बताती हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हाँ बेटा, मतलब अंग्रेजों ने इसको एक तरह से सेफ्टी दे दी कि तेरे ऊपर कोई अटैक होगा तो हम तेरे केयर टेकर हैं। जैसे पहले तो ये खुद थे अपने केयर टेकर। कौन? ये अकबर सेकंड, जिसने उपाधि दी थी ना, वही, उसी ने। ठीक है बेटा, ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया। घर जाके इसको रीड कर लेना, 2-4 अब पढ़ोगे याद हो जाएगा।